हेलो, मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? हेलो। ओके, तो हम लोग क्या करें, पहले डाउट डिस्कस करें। अच्छा, इस चैप्टर में थोड़ा सा टॉपिक्स कुछ बचे रह गए थे, ठीक है? तो आज हम लोग उसको पहले थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम लोग एक एक करके डाउट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो एक टॉपिक हमारा जो बचा था, दैट इज हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है? जैसे आपके पास अगर कोई सैंपल है, लेटेस्ट से आपने क्या किया, इस तरह से आपके पास कंटेनर में नीचे क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है? तो दिस इज योर वाटर, और इसके ऊपर क्या है, कुछ कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नहीं कुछ वेपर्स है, ठीक है, कुछ गैस है। लेटर से दो गैस है आपके पास। एक गैस को लेटर से हम लोग इस गैस मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, येलो कलर से डिनोट कर रहे हैं। दीज आर सम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स दैट आर फ्लोटिंग अबव द सरफेस। और एक को हम लोग पिंक कलर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है? दिस इज अनदर गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, व्हिच आर देयर ऑन द सरफेस, ठीक है? और यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर दिया है, वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है? यहाँ पे आपको ये पता चला है कि इसका जो टोटल वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर, दैट इज इक्वल टू लेट अस से 760 mm ऑफ Hg, ठीक है? अब यहाँ पे आप डायग्राम से देख सकते हैं, जैसे हमने क्वालिटेटिवली डायग्राम ड्रॉ किया है, तो चार हमने येलो डॉट्स बनाए हैं और चार पिंक डॉट्स बनाए हैं, ठीक है? तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, दोनों क्या है, दोनों जो हमारे गैस पार्टिकल्स हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो उनका नंबर क्या है, सेम है, ठीक है? तो वेदर इट इज येलो और वेदर इट इज पिंक, ठीक है, तो उनके क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस हमने सेम लिए, नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टू गैसेस, ठीक है? तो अगर इसका वेपर प्रेशर टोटल 760 है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ड्यू टू दिस येलो कंपोनेंट, ठीक है, उसको हम लोग येलो से लिख रहे हैं, तो पार्शियल प्रेशर ड्यू टू येलो कंपोनेंट दैट विल बी हाफ ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है, क्योंकि दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल निकल जाएगा। तो दिस विल बी 380 mm of Hg, ठीक है? एंड सिमिलरली वी कैन आल्सो टेल दैट पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ये जो पिंक वाला कंपोनेंट है, दैट विल आल्सो बी 380 mm of Hg. Is it clear to everyone? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर गैस के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो, ठीक है, तो क्या होता है, उनका पार्शियल प्रेशर इक्वल होता है। अब हमने लेटेस्ट से यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन चेंज कर दिया, यहाँ पे येलो वाले के कुछ मोल्स हम बढ़ा दिए, ठीक है? तो अब हमारे, सर हेलो, हाँ बोलो। सर आपका वॉइस कट हो रहा है। अच्छा, अभी भी कट हो रहा है? हाँ सर। कनेक्टिविटी थोड़ा चेक कर, कनेक्टिविटी तो अच्छा है राइट नाउ, इट इज क्लियर या फिर अभी भी कट कट के आ रहा है? सर इट्स क्लियर। क्लियर, ओके। सर कैन यू स्पीक अ बिट लाउड? ओके, आई शुड स्पीक लाउडर। अच्छा, ठीक है। यस। ओके, तो हमने एक सेकंड केस लिया, सेकंड केस में हमने क्या किया, यहाँ पे अब हमारे नंबर ऑफ मोल सेम नहीं है, ये जो येलो वाले पार्टिकल्स हैं लेटेस्ट से, उसका हमने 6 एटम्स ले लिया। ये हाइपोथेटिकल केस ले रहे हैं, असल में एटम्स हमारे मिलियंस में होंगे, मोल्स में होंगे, लेकिन हमने हाइपोथेटिकल केस लिया, तो यहाँ पे हमने 6 एटम्स लिए येलो वाले और 4 एटम लिए हमारे पिंक वाले, ठीक है? अब इन दोनों कंपोनेंट्स का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या 3:6:4 के रेशियो में आएगा, ठीक है? या फिर उसको सिंप्लीफाई करें तो 3:2 के रेशियो में आएगा। तो येलो वाले कंपोनेंट का हमारा जो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, दैट विल बी 3/5 ऑफ
760, ठीक है। और जो हमारा पिंक वाला था उसका जो पार्शियल प्रेशर आएगा दैट विल बी 2/5 ऑफ 760, ठीक है। तो मेरा पॉइंट यही है कहने का, यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे सॉल्वेंट के ऊपर है। ये पॉइंट समझ में आया सबको? हेलो हेलो। यस सर। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें से कोई एक पार्टिकल है, अगर हमारे पास लेटर से ये वाला पिंक पार्टिकल है, ठीक है, तो ये कभी हो सकता है कि इस गैस में अंदर चला जाए और डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। तो पिंक वाले के साथ ऐसे होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी और जो येलो वाले के साथ इसके होने की प्रोबेबिलिटी होगी इसके डिसॉल्व करने की, ठीक है, दैट प्रोबेबिलिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये पिंक वाला या फिर येलो वाला जो हमारे पास ऊपर है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Dissolution of any component, any gas above the liquid, this will be directly proportional to number of moles of that gas above the liquid, okay? और number of moles of gas किसके proportional होगा इसके? This will be directly proportional to vapor pressure of that gas above the liquid, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द क्वालिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ योर हेनरीज लॉ। और इसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं दैट सॉल्युबिलिटी, जो भी किसी गैस का सॉल्युबिलिटी है, जैसे हमारे लेटर से येलो पार्टिकल, येलो जो गैस है उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी दैट इज प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे जो उसका वेपर प्रेशर है जो सॉल्यूशन के ऊपर है, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ दिस येलो कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ पे जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KH आ जाता है, दैट इज योर हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। हेनरीज लॉ इज क्लियर टू एवरीवन? इसको जल्दी से नोट करो आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? इसको मिटा दे। अच्छा। इसके अलावा हम लोग को थोड़ा और एक चीज रिकॉल करना है जिससे हम लोग का रॉड्स लॉ का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये चीज बताया था रॉड्स लॉ में, जो हम लोगों ने डेविएशंस पढ़े थे, ठीक है, डेविएशंस फ्रॉम रॉड्स लॉ, ठीक है। तो एक्चुअली उसके जो जो एग्जांपल्स थे, ठीक है, कब निगेटिव डेविएशन होगा कब पॉजिटिव डेविएशन होगा, उसको आप लोग थोड़ा दिमाग लगा के उसको लॉजिकली भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको मेमोराइज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग बारी बारी से दोनों केस को देखते हैं जो हम लोगों ने देखा था। पहला केस हम लोगों ने देखा था निगेटिव डेविएशन का, निगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो निगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है? निगेटिव डेविएशन का मतलब हमारा पार्शियल जो वेपर प्रेशर है मिक्सचर का दैट इज लेस देन जो हमारा वेपर प्रेशर है कंपोनेंट्स के, ठीक है, कंपोनेंट ए का प्लस कंपोनेंट बी का, ठीक है। लेटेस्ट से ए और बी का आपने मिक्सचर बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है, इसका प्रेशर जो है दिस प्रेशर इज लेस देन जो हमारा आइडियल पे होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? जैसे
जब हम लोग इन दोनों का सॉल्यूशन लेंगे, लेट अस से यहाँ पे आपके पास तीन सॉल्यूशंस थे। पहला सॉल्यूशन था आपका सॉल्यूशन ए का, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन था आपके पास सॉल्यूशन बी का, और तीसरा आपने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया तब जो सॉल्यूशन बना, ठीक है, ए और बी दोनों, ठीक है। तो इसमें जो इंटरेक्शंस होंगे वो ए और ए के होंगे, इसमें जो इंटरेक्शंस होंगे बी और बी के होंगे, और इसमें जो इंटरेक्शंस होंगे वो ए बी के होंगे, ए के होंगे और बी बी के होंगे, ठीक है। तीनों के हो सकते हैं। तो निगेटिव डेविएशन तब होता है, हमने बताया था, जब ए बी का जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी, दिस इज स्ट्रॉन्गर देन इन कंपैरिजन टू ए और बी बी, ठीक है। जब ए और बी का जो इंटरेक्शन है दैट बिकम्स स्ट्रॉन्गर देन ए का जो ए के साथ इंटरेक्शन है या फिर बी का जो बी के साथ इंटरेक्शन है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे होगा क्या, क्योंकि ए और बी के इंटरेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो this will tend to form, this will tend to stay in liquid phase, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन होगा हमारा ए बी का जो मिक्सचर बना, this will tend to stay in liquid phase, ठीक है। क्योंकि ए बी के फॉर्म में इसका जो इंटरेक्शन है वो स्टेबल है। तो कोई भी चीज नेचर में क्या होता है, स्टेबिलिटी अटेन करना चाहता है, ठीक है। और यहाँ पे लिक्विड फेज में ही ये रहना चाहेगा, क्योंकि लिक्विड फेज में ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अगर ये लिक्विड फेज में रहना चाहेगा तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इट्स टेंडेंसी टू वेपोराइज विल बी लेस, ठीक है। इट्स टेंडेंसी टू वेपोराइज, दिस विल बी वेरी लेस, ठीक है। अगर टेंडेंसी टू वेपोराइज लेस है मतलब इसका क्या, लेस वेपर्स है हमारे पास इसका, ठीक है। और अगर लेस वेपर्स है मतलब इसका क्या होगा, वेपर प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये समझ में आया सबको क्यों हो रहा है ऐसे? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे ये चीज समझना है आपको, ए बी के जो इंट्रैक्शन है वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसी के कारण हमारा सॉल्यूशन का ज्यादा टेंडेंसी होता है कि वो लिक्विड फेज में ही एग्जिस्ट करे। अब लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करेगा तो फिर वो वेपोराइज कम करेगा, वेपोराइज कम करेगा तो कम वेपर बनेंगे, और कम वेपर बनेंगे तो फिर वेपर प्रेशर हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब इसके हम लोग एग्जांपल्स को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई मिक्सचर है अगर हमारे पास, तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या फिर नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो इसके लिए थोड़ा बहुत हम लोग को रिकॉल करना पड़ेगा केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। रिकॉल केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने बहुत तरीके के बॉन्ड्स पढ़े थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए, आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है? बताओ आपको, ये तो बहुत इजी है, आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर ना, ठीक है। दिस इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में कुछ कुछ सेकेंडरी फोर्सेस पढ़े थे या फिर सेकेंडरी बॉन्ड्स पढ़े थे। किसी को याद है सेकेंडरी बॉन्ड्स क्या होता था? सर वो कोवेलेंट बॉन्डिंग में बात, हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नहीं नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है। सेकेंडरी बॉन्ड्स क्या होता है, ठीक है। दीज टू आर द प्राइमरी बॉन्ड्स। प्राइमरी बॉन्ड्स मतलब जो दो एटम के बीच होता है, ठीक है। दिस इज योर एटम ए, दिस इज योर एटम बी, इसके बीच जो बॉन्ड बनते हैं दीज आर योर प्राइमरी बॉन्ड, जिसको हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, आयोनिक, कोवैलेंट या फिर मेटलिक, ठीक है। ये तीन कैटेगरी में हम लोग इसको बांटते हैं। कोऑर्डिनेट इज जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, उसको हम लोग अलग से नहीं पढ़ेंगे। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ योर प्राइमरी बॉन्ड, ठीक है, जहाँ पे आपका इंटरेक्शन क्या हो रहा है, बॉन्ड हो रहा है दो एटम के बीच, ठीक है। सेकेंडरी बॉन्ड जो होते हैं वो दो मॉलिक्यूल के बीच एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज मॉलिक्यूल 1, लेट अस से AB, एंड दिस इज मॉलिक्यूल 2, CD। इनके बीच जो बॉन्ड्स होते हैं दीज आर योर सेकेंडरी बॉन्ड्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग वंडर वॉल फोर्सेस पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो इसको यहाँ तक जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग को आगे बढ़ना है।
नोट कर लिया, मिटाएं इसको। सर आप थोड़ा प्रीवियस पेज में जा सकते हैं एक बार? प्रीवियस पेज पे तो नहीं जा सकते, वो क्लियर कर दिया हमने। ओके अच्छा, हम नोट शेयर कर देंगे, ठीक है, मेरे पास स्क्रीनशॉट ओके। है सर। हटाए वाल को, इसको लिख लिया। यस सर। तो पूरा नहीं मिटा रहे हमको, क्योंकि इसका जरूरत पड़ने वाला है। ओके, तो आप में से किसी को याद है वंडरवॉल फोर्सेस कितने टाइप्स के होते थे और उनका नाम क्या क्या होता था? देखो, आप लोग 11th के टॉपिक्स को याद रखो, ठीक है। 11th का टॉपिक ऐसा नहीं है कि बस हो गया तो चला जाए, क्योंकि जब आपका पेपर आएगा आईआईटी जेईई का या नीट का, तो उसमें दोनों से आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा टच में रहो उसके साथ। तो वंडरवॉल्स फोर्सेस हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। किसी को याद आया कुछ नाम? ओके, तो हम बताते हैं। पहला कैटेगरी होता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। थर्ड कैटेगरी होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। फोर्थ कैटेगरी होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। और फिफ्थ जो सबसे वीक होता है दैट इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है? आयन डाइपोल इंटरेक्शन मतलब एक आपके पास पॉजिटिवली चार्ज आयन, लेट अस से हमने सोडियम आयन ले लिया, ठीक है। और दूसरा आपके पास डाइपोल है। डाइपोल मतलब कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर पोलैरिटी है, ठीक है, पॉजिटिव एंड और पॉजिटिव एंड और क्या है उसके अंदर, निगेटिव एंड है। तो जैसे ये हमारा एक डाइपोल हुआ, ठीक है। तो डाइपोल अपने आप को इस तरह से ओरिएंट करेगा कि इस पॉजिटिव का डाइपोल का निगेटिव साइड हमारे क्या हो, इस एटम के पॉजिटिव साइड, ठीक है। और इसके बीच जो इंटरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज के साथ जो इंटरेक्शन करेगा दैट इज योर आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो इसका बहुत सारे एग्जांपल आप सोच सकते हैं। कुछ भी कटायन ले लो और उसके साथ कोई डाइपोल ले लो, जैसे डाइपोलर कोई भी पोलर मॉलिक्यूल हम लोग ले सकते हैं, वाटर या फिर जो भी है, ठीक है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ योर आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। Similarly, their next thing is your dipole dipole interaction. जब दो डाइपोल आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इसके बीच जो इंटरेक्शन होगा, जैसे एग्जांपल एक वाटर मॉलिक्यूल जो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन होगा, ठीक है। दिस इज अ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट इज योर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। मतलब यहाँ पे एक चीज हमारे पास क्या होता है, आयन होता है, ठीक है। और दूसरा दूसरा कुछ ऐसा चीज होता है जो असल में डाइपोल नहीं हो, लेकिन उसके अंदर क्या हो, डाइपोल इंड्यूस हो इस आयन के कारण, ठीक है। जैसे लेटर से आपका एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल ले लिया आपने, ठीक है। एग्जांपल आप देख सकते हैं इसका, जैसे सोडियम है और उसके साथ आपने क्लोरीन ले लिया, Cl2Cl2। तो क्लोरीन असल में क्या होगा, क्लोरीन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, उसकी पोलैरिटी नहीं होती है, लेकिन बिकॉज दिस पॉजिटिव चार्ज, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज इज नियर हिम, तो यहाँ पे क्या होगा, हल्का सा एक डाइपोल इंड्यूस होगा, ठीक है। तो टेम्परेरीली यहाँ पे क्या होगा, एक निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और फिर इसके बीच जो इंटरेक्शन होगा इस पॉजिटिव और निगेटिव
के बीच, दैट विल बी योर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। सबको क्लियर है ये चीज? हाँ बोलो वाल को। नेक्स्ट थिंग इज योर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये जो हमारा डाइपोल है, एक यहाँ पे डाइपोल आएगा, ठीक है, दिस इज योर परमानेंट डाइपोल, और दूसरा हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल जैसे HCl ले सकते हैं आप, और दूसरा Cl2 ले सकते हैं, ठीक है। तो Cl2 इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो Cl2 हमारा क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके अंदर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस नहीं है, बट बिकॉज दिस डाइपोल इज देयर नियर हिम, हाँ आयन कैन बी अनायन ऑल्सो, ठीक है, आयन कैन बी अनायन ऑल्सो। यहाँ पे जैसे ये HCl और ClCl हमने लिया, तो यहाँ पे HCl इज अ डाइपोल, ठीक है, एंड दिस इज Cl2 इज नॉन पोलर, ठीक है। यहाँ पे भी ये हमारा क्या था, दिस इज योर आयन एंड दिस इज योर नॉन पोलर कंपाउंड, ठीक है। तो इस डाइपोल के कारण यहाँ पे कुछ चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे डेल्टा माइनस है, तो इसके अंदर कुछ डेल्टा डेल्टा प्लस इंड्यूस होगा, और डेल्टा डेल्टा माइनस इंड्यूस होगा, ठीक है। अब जो इनके बीच इंटरेक्शन होगा, दैट विल बी योर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। और जो सबसे वीक होता है, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस डाइपोल। जैसे आपके पास एक क्लोरीन है और उसका जो दूसरे क्लोरीन के साथ इंटरेक्शन होगा, तो यहाँ पे वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल कैसे बनता है, जब एटम के अराउंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक है। तो एक इंस्टेंट ऐसा आ सकता है जिसपे इस एटम के किसी पार्टिकुलर साइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, बहुत थोड़ा ज्यादा हो जाए इन कंपैरिजन टू अदर हाफ। जैसे इस मॉलिक्यूल को आप अगर दो पार्ट में बांटो, हमने गड़बड़ ड्रॉ कर दिया, इमेजिन करो कि ये एग्जैक्टली दो इक्वल पार्ट में बांटा है, ठीक है, और किसी इंस्टेंट पे, एट एन इंस्टेंट, इस पार्ट में क्या है, हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन दिस पार्ट, ठीक है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन्स का नंबर लेस है, ठीक है। जस्ट एक इंस्टेंट के लिए ऐसा हुआ है, ठीक है। तो उस इंस्टेंट में क्या होगा, ये अपने बगल वाले पे कुछ चार्ज इंड्यूस करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर लेस है, यहाँ पे ज्यादा है, तो इस साइड क्या होगा, बहुत वीक सा क्या होगा, एक डेल्टा निगेटिव होगा, और यहाँ पे बहुत वीक सा एक डेल्टा पॉजिटिव होगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे क्या होगा, ये जो डेल्टा डेल्टा प्लस है वो इस पे डेल्टा 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 माइनस इंड्यूस करेगा, और इस साइड डेल्टा 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 प्लस इंड्यूस करेगा, ठीक है। So this is how, this is your instantaneous dipole induced dipole interaction, ठीक है। ये चीज क्लियर है सबको? सबको ये चीज समझ में आया? Sir, can you repeat fourth and fifth again? Fourth and fifth again. Okay, I am repeating. इसको हटा देते हैं। देखो, आई एम रिपीटिंग एवरीथिंग अगेन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले वाले में हमारे पास एक आयन है और दूसरा डाइपोल है, ठीक है। डाइपोल मतलब जिसके अंदर थोड़ा सा पोलैरिटी हो, ठीक है। जैसे आप कोई भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं, H2O ले सकते हैं, यहाँ पे HCl ले सकते हैं, सबके अंदर थोड़ा पोलैरिटी है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस ऐसा कुछ है इसमें, ठीक है। तो इस आयन और डाइपोल के बीच जो इंटरेक्शन है, दैट इज योर आयन डाइपोल इंटरेक्शन। सेकेंड इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल मतलब दोनों आपके पास क्या हो, पोलर कंपाउंड्स हो, ठीक है। जैसे H2O हो गया, HCl हो गया, या फिर H2O HCl भी ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के अंदर परमानेंट क्या है, डाइपोल है, एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड है। तो उसके एक का पॉजिटिव एंड जब दूसरे के नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा, दैट इज योर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। नाउ थर्ड इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल हमारा आयन है और दूसरा कोई नॉन पोलर कंपाउंड है, लेकिन चूंकि आयन उसके पास आया है, तो उसके कारण इसके अंदर एक इंस्टेंटेनियस नहीं, इसके अंदर एक डाइपोल इंड्यूस हुआ है, ठीक है। तो वो जो डाइपोल इंड्यूस हुआ उसका इंटरेक्शन इस आयन के साथ, ठीक है, दैट इज योर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। थर्ड इज योर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे आयन की जगह, पिछले वाले केस में और इसमें डिफरेंस यही है कि यहाँ पे दोनों में न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यहाँ पे सेम एटम हमने लिया, सेम मॉलिक्यूल क्लोरीन क्लोरीन। एक केस में हम आयन डाल रहे हैं बगल में, एक केस में क्या कर रहे हैं, डाइपोल डाल रहे हैं HCl, ठीक है। तो उसके कारण जो इस पे
पार्शियली डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, डेल्टा डेल्टा प्लस और डेल्टा डेल्टा माइनस इंड्यूस हुआ, दैट इज योर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अच्छा, हमने यहाँ पे डेल्टा प्लस और यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस इंड्यूस किया। यहाँ पे डेल्टा डेल्टा प्लस और डेल्टा डेल्टा माइनस, ऐसा क्यों किया है हमने? क्योंकि हमारा जो डाइपोल होता है, ठीक है, डाइपोल के अंदर जो चार्ज होता है वो पूरा चार्ज नहीं होता, पूरा पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, जो हम लोग वो कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर और परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर, है ना, डाइपोल मोमेंट में। तो ये जैसे हमारा HCl का मॉलिक्यूल है, तो दिस इज नॉट कम्प्लीटली लाइक H प्लस एंड Cl माइनस। Cl पे क्या होगा, डेल्टा माइनस है, और H पे क्या है, डेल्टा प्लस है, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ योर डाइपोल, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हमारा जो आयन होता है, दैट इज अ कंप्लीट, मतलब उसके पास पूरा एक पॉजिटिव चार्ज है, फुल फ्लेज्ड पॉजिटिव चार्ज इज देयर। फॉर एग्जांपल Li प्लस Ls है हमारे पास, Li प्लस Ls है, तो दिस इज अ कंप्लीट आयन। यहाँ पे पूरा का पूरा +1 चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डेल्टा प्लस, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और डेल्टा डेल्टा प्लस मतलब और भी वीक पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज सबसे बड़ा होगा, उसके बाद आएगा डेल्टा प्लस, ठीक है, उसके बाद आएगा डेल्टा डेल्टा प्लस, उसके बाद आएगा डेल्टा 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 प्लस, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था, तो ये डेल्टा माइनस ज्यादा इंड्यूस किया, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा हमारे पास इसके पास आयन के पास चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड हो, उतना ज्यादा ये बगल वाले पे क्या कर सकता है, इंड्यूस कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है, एक डाइपोल के साथ हो रहा है, ठीक है। तो डाइपोल इज नॉट अ कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल खुद एक डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस है, ठीक है। तो जब ये इंड्यूस करेगा, तो जो चार्ज इंड्यूस होगा दैट विल बी इवन लेसर देन दिस, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो चार्ज हमने लिखा है वो डेल्टा डेल्टा प्लस और डेल्टा डेल्टा माइनस लिखा है। और फिफ्थ केस जो है, जो कि बिल्कुल मेरे भी समझ में नहीं आता है ऐसा कैसे हो रहा है, बट ये बहुत वीक इंटरेक्शन होता है, ठीक है। इंस्टेंटेनियसली यहाँ पे क्या होता है, एक आर्टिकुलर इंस्टेंट ऐसा आएगा जिसपे मॉलिक्यूल के, सॉरी एटम के एक हाफ पे क्या हो, हमारे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा हो इन कंपैरिजन टू अदर हाफ। तो बहुत वीक सा वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंस्टेंटेनियसली प्रेजेंट होगा। और उस इंस्टेंटेनियस चार्ज के कारण जो बगल पे चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है, दैट विल बी मच मच लेस। तो ऑलरेडी दिस इज सम इंस्टेंट के लिए बहुत वीक चार्ज ये डेवलप हुआ है, तो जब इसके इंडक्शन के कारण बगल पे जो चार्ज डेवलप होगा दैट विल बी इवन मच लेस देन दिस, ठीक है। तो इसीलिए दिस इज द वीकेस्ट वंडरवॉल फोर्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कुछ पूछना है तो फिर क्लैरिफाई कर सकते हैं। देखो, अगर डाउट है तो यहीं पे क्लैरिफाई करो, क्योंकि आगे का पूरा डिस्कशन इसी पे बेस्ड है। अगर ये चीज समझ में नहीं आया तो फिर आगे का फिर कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। तो एक बार अच्छे से इसको देख लो, फिर समझ लो, फिर कुछ डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। सर हाँ बोलो। केस में कोई वन सेकेंड, आपका आवाज बिल्कुल नहीं आया, पूरा कट के आ गया। अच्छा, आप लोग एक काम कर सकते हैं, अगर किसी को डाउट हो तो सबके साथ चैट कर सकते हैं, चैट में कुछ टाइप कर सकते हैं। साउंड आपका कुछ आ नहीं रहा है। आपने क्या पूछा, एक बार फिर से रिपीट करो, मेरे इस बार साउंड आया। In the fifth case, can it happen with dipole? नहीं नहीं, फिफ्थ केस जो हमारा होगा ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए है, ठीक है। यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल दोनों न्यूट्रल है, नॉन पोलर है, मतलब नॉन पोलर और नॉन पोलर के साथ ये इंटरेक्शन हो रहा है। जैसे यहाँ पे दोनों जो हमारा एंटिटी है, दैट इज बोथ ऑफ देम आर नॉन पोलर, ठीक है। एक भी अगर डाइपोल हो जाए तो या तो उसमें फोर्थ केस हो जाएगा या फिर सेकंड केस हो जाएगा, ठीक है। किसी और ने कुछ डाउट पूछा? हाँ ओके सर, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है? तो देखो यहाँ पे अब आप लॉजिकली ऐसे समझ भी सकते हैं कि इन सब इंटरेक्शंस में जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा वो उसके ऑर्डर को हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसके ऑर्डर को हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले केस में ये हमारा एक आयन है, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है, डाइपोल है।
तो इस केस में जो इंटरेक्शन होगा दैट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। फिर सेकेंड केस में जो हमारा इंटरेक्शन है, दिस इज अ डेल्टा प्लस और दिस, मतलब यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रहा है, आप एक बार यहाँ पे देख लो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग जो देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा डेल्टा माइनस है, ठीक है। तो अगेन के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्यू है और एक डेल्टा क्यू माइनस है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा इस केस में, मैक्सिमम होगा, ठीक है। इस केस में देखो, जो डाइपोल डाइपोल के केस में अपन देख रहे हैं, तो डाइपोल डाइपोल के केस में एक हमारा डेल्टा प्लस है, ठीक है, और दूसरा क्या है, डेल्टा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके कंपैरिजन में रिलेटिवली वीक होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ तो दोनों पे डेल्टा माइनस है, लेकिन एक तरफ यहाँ पे पूरा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो दैट इज व्हाई दिस इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन दिस वन, ठीक है। फिर हम लोग अगले केस पे चलते हैं। अगले केस में हमारे पास क्या है, यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है, उस पे एक पॉजिटिव चार्ज ने कुछ डाइपोल इंड्यूस किया है, ठीक है। दैट इज नॉट अ परमानेंट डाइपोल, दैट इज जस्ट अ इंड्यूस डाइपोल, कुछ मोमेंट के लिए वहां पे आया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारे पास पूरा सर पॉजिटिव, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। सेकंड केस में वो जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है, तो सर वह तो मतलब डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस में इंटरेक्शन होगा। हाँ आप हाँ, वो मतलब फुल पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा है। नहीं वो हमने डायग्राम में बस डिनोट करने के लिए लिखा है, आप समझने के अच्छा लिए उसको अच्छा, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक। असल में ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ठीक है। फिर हम लोग थर्ड केस में देखते हैं। थर्ड केस में हमारा क्या है, यहाँ पे एक पूरा पॉजिटिव चार्ज है और उसके कारण एक जो निगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ है, ठीक है। दिस इज अ नॉन पोलर कंपाउंड, यहाँ पे असल में डेल्टा माइनस नहीं है, लेकिन इसके कारण थोड़ा सा इंड्यूस हुआ है, तो दैट इज मच लेसर देन दिस। तो इसके बीच जो इंटरेक्शन होगा दैट विल बी इवन वीकर, ठीक है। फिर इस केस में क्या है, डाइपोल के कारण जो डाइपोल इंड्यूस हुआ है, तो ऑलरेडी दिस इज डेल्टा प्लस, ठीक है। डाइपोल पे हमारा चार्ज बहुत कम होता है और उसके कारण जो इंड्यूस हुआ दैट इज डेल्टा डेल्टा माइनस, ठीक है। तो दिस इंटरेक्शन विल बी वीकर देन दिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा पॉजिटिव चार्ज डेल्टा डेल्टा माइनस से कर रहा है, यहाँ पे डेल्टा प्लस डेल्टा डेल्टा, इनफैक्ट यहाँ पे डेल्टा डेल्टा माइनस भी नहीं होगा, 3 डेल्टा डाल दो, ठीक है, क्योंकि डेल्टा प्लस के कारण जो चार्ज इंड्यूस हुआ दैट विल बी मच मच वीकर, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा दैट विल बी इवन वीकर। और लास्ट वाला तो वीकेस्ट ऑब्वियसली है, क्योंकि यहाँ पे मतलब कुछ चार्ज इंड्यूस करने के लिए कुछ इसके पास रीजन नहीं, ठीक है, बस इंस्टेंटेनियसली, इसलिए वहाँ पे डाइपोल डेवलप हुआ और उसके कारण इंड्यूस हो गया, तो दिस विल बी द वीकेस्ट। ये चीज क्लियर है सबको? सब लोग बोलो एक साथ ऐसे, यस सर, नो सर, कुछ तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, यस ओके। सर। तो ये चीज, ये ऑर्डर आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गेस्ट, उसके बाद डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, फिर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, फिर इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ठीक है। अब हाँ, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल का आप कुछ एग्जांपल सोच सकते हैं, जो पॉपुलर एग्जांपल्स हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, या फिर केमिस्ट्री में भी बहुत बार ये फेनोमेनन आया है हम लोग के सामने, किसी आयन का किसी डाइपोल के साथ इंटरेक्शन। क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, आपका आवाज कट गया। फर्स्ट केस जो है हमारा आयन डाइपोल इंटरेक्शन, इसका हम लोगों ने बहुत बार स्टडी किया है अलग अलग चैप्टर्स में, ठीक है। एक कॉमन फेनोमेनन है जो हम लोग थ्रू केमिस्ट्री ऑब्जर्व करते हैं। तो आप थोड़ा सोच सकते हैं कि वो कौन सा फेनोमेनन है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पे एक आयन का इंटरेक्शन हो रहा हो किसी डाइपोल के साथ। अच्छा, ओके। तो आप लोगों ने सॉल्वेशन सुना है? Solvation. हाँ. हाँ, तो सॉल्वेशन हमारा क्या है, एक आयन डाइपोल इंटरेक्शन है, ठीक है। फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का एक कॉमन एग्जांपल जो बहुत बार आप लोगों के सामने आया होगा, सर वाटर में। हाँ, वाटर में क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेरी गुड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एन एग्जांपल ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे H2O में देख लीजिए, या फिर HCl में क्या होगा, यहाँ पे दिस इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन और HCl के बीच क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है।
So these are some of the popular examples of your ion dipole interaction and dipole dipole interaction. ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. अभी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. नोट कर लिया, इसको मिटाएं. Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं. ठीक है, तो पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो हमारे पास मिक्सचर है. क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन. ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म हमारा क्या होता है, CH Cl3. ठीक है, एसीटोन हमारा क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. This is the component A of solution. This is the component B of solution. और हम लोगों ने फिर क्या किया, A और B को इधर मिक्स कर दिया. तो A और B को जब हम मिक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, CH Cl Cl Cl. This will be O double bond CH3 CH3. ठीक है, तो एज यू कैन सी AB के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है, दिस विल बी अ हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, तो दिस इज अ वेरी पॉपुलर एग्जांपल ऑफ योर हाइड्रोजन बॉन्ड. एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का जो एग्जांपल होता है, ठीक है, बहुत सारे बुक्स में आपको मिलेगा क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग में या फिर हाइड्रोजन चैप्टर में, कि जो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर केसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, वही इस टाइप का इंटरेक्शन यहाँ पे कुछ नहीं होगा. यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है. ठीक है, यहाँ पे भी कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है. ठीक है, तो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट, हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे ए और बी का जो इंटरेक्शन है, दैट इज स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू ए का जो इंटरेक्शन हो या फिर बी का जो इंटरेक्शन हो. ठीक है, so this is the reason why this mixture shows negative deviation. Is it clear to everybody? हेलो, ये चीज क्लियर है सबको? Yes, sir. सेकेंड एग्जांपल हम लोगों ने देखा था HCl प्लस H2O. ठीक है, इसका जो मिक्सचर हम लोग बनाएंगे, तो HCl पानी में जाने के बाद तुरंत क्या करेगा, H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, और फिर वहां पे क्या होगा, वाटर है चूंकि, तो वाटर इज अ डाइपोल, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होता है. फिर इसका क्या होगा, इन दोनों आयंस का सॉल्वेशन होगा. ठीक है, ठीक है, तो हमने डायग्राम गंदा ड्रॉ किया, आप लोग थोड़ा साफ से ड्रॉ कर लेना. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 नेगेटिव. और यहाँ पे हाइड्रोजन बेसिकली H प्लस की तरह नहीं होगा, H3O प्लस की तरह होगा, लेकिन और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव 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 पॉजिटिव 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 पॉजिटिव. ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रहा है, दैट इज अ आयन डाइपोल इंटरेक्शन. ये चीज समझ में आ रहा है सबको? बोलो वाल को. हाँ, क्लियर है ना, सॉल्वेशन हो रहा है ये, आप लोग बोलते क्यों नहीं? फिर इस केस में जो हमारा हो रहा है HCl और H2O के केस में, तो HCl इज अ डाइपोल, तो जब HCl का दूसरे HCl के साथ इंटरेक्शन होगा, दैट विल बी अ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. ठीक है,
फिर H2O मॉलिक्यूल भी हमारा क्या है, डाइपोल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो इंटरेक्शन होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, इनफैक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हमारा आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे ये वाला जो इंटरेक्शन है, दिस इज स्ट्रॉन्गर एंड दिस इज, दीज टू आर वीकर, ठीक है। तो अगेन दिस एक्सप्लेन्स व्हाई दिस मिक्सचर इज गोइंग टू शो नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है सबको ये चीज? क्लियर है या फिर ऊपर से चला गया? फिर से एक्सप्लेन करें। नहीं सर, क्लियर है। अच्छा ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे। इससे इसी के सिमिलर एग्जांपल्स आप लोग फिर और समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इधर साइड में बस एग्जांपल्स नोट कर देते हैं। इंटरेक्शन सर वो जो प्रीवियस एग्जांपल था फर्स्ट क्लोरोफॉर्म एसीटोन, उसके केस में मतलब रिएक्टेंट्स के लिए क्या होगा? रिएक्टेंट्स के लिए कौन सा इंटरेक्शन है? CH3 जो है हमारा, दिस इज आल्सो अ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो इंटरेक्शन होगा दैट विल बी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे एसीटोन इज आल्सो अ पोलर मॉलिक्यूल, इसके केस में भी जो इंटरेक्शन होगा दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। H बॉन्ड, ये चीज आप लोग याद रखिए, H बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको एक स्पेशल कैटेगरी बना के ही अलग से पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को, क्योंकि ये ऑर्डिनरी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इनफैक्ट किसी किसी एटम के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है दैट कंपेयर्स टू कोवेलेंट बॉन्ड आल्सो, ठीक है। यही रीजन है कि आप HF मॉलिक्यूल जब देखिएगा तो जनरली HF मॉलिक्यूल आपको इस तरह से नहीं लिखते, HF की तरह नहीं लिखते, ठीक है। उसको H2F2 लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि H और F के बीच क्या होता है, इतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसकी बॉन्ड एनर्जी ऑलमोस्ट कोवेलेंट बॉन्ड के इक्वल होती है, ठीक है। तो ऑल्दो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ये भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है, ये भी डाइपोल डाइपोल, और हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या होता है, डाइपोल डाइपोल ही होता है, तो कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन नहीं, यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर है आपको? फिर इसके अदर एग्जांपल्स भी आप लोग देख सकते हैं, जिस तरह HCl और H2O हम लोगों ने देखा, उस तरह HBr और H2O भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके केस में भी सेम सिचुएशन होगा हमारे साथ, ठीक है। और जिस तरह से क्लोरोफॉर्म और एसीटोन देखा, उसी तरह क्लोरोफॉर्म और कुछ ईस्टर भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, ठीक है। तो दिस विल आल्सो बी जस्ट लाइक योर केस 1, ठीक है। तो इसको जल्दी से फिर नोट करिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर बोलिए। सर HCl और HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नहीं? HCl और HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन बहुत वीक होता है, ठीक है। जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तब माना जाता है जब हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का डोनर है वो फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो या फिर नाइट्रोजन हो, ठीक है। क्लोरीन के केस में भी थोड़ा सा होता है, लेकिन इन तीनों के केस में मेजरली होता है, तो क्लोरीन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन के केस में। और यहाँ पे क्लोरोफॉर्म के केस में हो जाता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म में तीन तीन क्लोरीन है, ठीक है। सर मतलब जिस कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा उसमें ही मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअली, ठीक है, हम उसको बताते हैं अभी, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इसको मिटा दें, सबने लिख लिया इसको? यस सर। तो आपने पूछा हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ हमारे दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। देखो,
हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा होगा क्या, जब किसी से इस तरह से हमारे पास कुछ कंपाउंड है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, दिस इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ठीक है, और ए कुछ ऐसा हो जिसके पास लोन पेयर हो, ठीक है, और ये इसको अपना लोन पेयर क्या करे, दे दे, तो वैसे डायरेक्टली नहीं देगा, ये हमारा ए है, ए के पास लोन पेयर है, ठीक है, और ये क्या करेगा, इस तरह से डॉटेड लाइन से हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, एक तो बी जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, तो बी जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा क्या होगा, डेल्टा प्लस इस पे इंड्यूस होगा, उतना ही हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये चीज क्लियर है सबको, बोलो ऑल को। यस सर। यस सर। और ए जो है हमारा, ए जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, तो ए जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ईगरली ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, ठीक है, तो these are the two factors on which the strength of our hydrogen bond depends. Is it clear to everyone? तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है, और यूजुअली हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा अच्छा तब माना जाता है जब हाइड्रोजन है वो या तो फ्लोरीन से हो या फिर ऑक्सीजन से या फिर नाइट्रोजन से, ठीक है, these are the three most electronegative elements in periodicity. क्लोरीन के केस में भी होता है बट उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट केस में जाते हैं जो हम लोग पॉजिटिव डेविएशन करते हैं, सेकेंड कैटेगरी पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन का क्राइटेरिया ठीक उल्टा होता है, यहाँ पे ए का जो इंटरेक्शन है, बी का जो इंटरेक्शन है दैट इज स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू जो ए बी का इंटरेक्शन है, ठीक है, तो इसमें भी बहुत पॉपुलर एग्जांपल्स हैं, उसको हम लोग एनालाइज करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला एग्जांपल जो हम लोगों ने देखा था दैट इज योर H2O प्लस C2H5OH, ठीक है, पानी और इथेनॉल, ठीक है, इसका जो इंट्रोडक्शन, एक मिनट इसको थोड़ा डायग्राम बड़ा ड्रॉ करना होगा, H2O प्लस C2H5OH, ठीक है, ये मिला के इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा C2H5OH और H2O, ठीक है, तो हम इनके बीच क्या करते हैं, इसके फोर्सेस को एनालाइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है। इनफैक्ट इसका हाइड्रोजन बॉन्ड कई लेयर्स में होता है, इनफैक्ट HOH और यहाँ पे भी क्या होगा, इस तरह से सीरीज हमारा चलते जाएगा, ठीक है। वहीं इथेनॉल में हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दैट इज वेरी मच लीनियर, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस यही आता है कि हमारे वाटर मॉलिक्यूल के पास दो ऐसे हाइड्रोजन है पर मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल है, और इथेनॉल के केस में ऐसा नहीं है, इथेनॉल के केस में हमारे पास एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, तो इसको हम लोग अगर शॉर्ट में आर लिख देते हैं, ठीक है, इथाइल ग्रुप को आर लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा दैट विल बी HOR डॉट 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 HOR डॉट डॉट HOR, ठीक है, तो इस तरह से हमारा इसका सीरीज बनेगा। वही इस मॉलिक्यूल में हमारा जो इंटरेक्शन होगा दैट विल बी HOR डॉट 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 HOH डॉट 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 HOR डॉट 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 HOH, ठीक है, इस
तरह से हम थोड़ा सिमेट्रिक बना दिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ऐसे ही है, ठीक है। बीच में कहीं भी ROH भी हो सकता है, कहीं भी HOH भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको एक चीज देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वाटर के केस में, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि पर मॉलिक्यूल आपके पास दो हाइड्रोजन एटम्स है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में क्या है, कैपेबल है, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक तरह से आपने देखा, क्योंकि आपने वाटर के अंदर इथाइल अल्कोहल को इंट्रोड्यूस कर दिया, इथेनॉल को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इसके कारण क्या होंगे, बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड जो ये पहले H2O मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, अब वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो दैट इज व्हाई हियर द हाइड्रोजन बॉन्ड दैट इज देयर दैट विल बी वीकर। ये चीज समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा आपके पास हाइड्रोजन एटम्स है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर जो होगा वो इस केस में बहुत ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस। तो इससे आप लोग कह सकते हैं कि ये यहाँ पे जो AA इंटरेक्शन है दैट विल बी मच मच मोर देन यहाँ पे जो AB इंटरेक्शन है, ठीक है। सो दिस एक्सप्लेन्स व्हाई दिस अंडरगोस पॉजिटिव डेविएशन। ये चीज क्लियर है सबको? समझ में आया सबको ये चीज? यस नो कुछ बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो फिर इसको जल्दी से नोट करो, फिर इसका कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। नोट कर लिया, इसको हटाएं? नहीं सर। Yes. नोट कर लिया? हाँ, बस। ओके, अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल इसका था हमारे पास C2H5OH प्लस बेंजीन, ठीक है, C6H6। फिर यहाँ पे जो इसका इंटरेक्शन होगा दैट विल बी C2H5OH और C6H6। तो हम लोग को हर केस में बस ये जो पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज है उसका नेचर समझना है, ठीक है। वो डाइपोल की तरह है या फिर आयन की तरह है या फिर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास इथेनॉल है, तो इथेनॉल में कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने अभी बताया था, सॉरी HOR, ठीक है। इस तरह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते जाएगी। C6H6 हमारा क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जैसे क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच कैसे इंटरेक्शन होता है, जो फिफ्थ वाला हमने केस पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस आयन इंड्यूस्ड डाइपोल जो भी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारा दिस इज योर सेकेंड वाला केस, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल डाइपोल। यहाँ पे क्या केस होगा, यहाँ पे देखो एक चीज हमारा डाइपोल है, C2H5OH इज अ डाइपोल, ठीक है, एंड दिस इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा केस होगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। समझ में आ रहा है? ये कौन सा केस था, 1 2 3 4 5 में ये कौन से नंबर पे था, बोलो उनको। कॉपी पलट के देखो ना। 4। हाँ, 4th नंबर है ये हमारा, ठीक है, लाइक दिस। तो अगेन यहाँ पे आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ये इंटरेक्शन हो रहा है, दिस इंटरेक्शन,
सेकेंड वाला जो इंटरेक्शन है, दिस इज स्ट्रॉन्गर in comparison to this. Okay, so again this explains why this mixture is going to show positive deviation. सर आप वहाँ C6H6 लिखे फिर ClCl मतलब बॉन्ड क्यों मतलब नहीं, शो किया? ClCl वो हम एग्जांपल के लिए किए हैं क्योंकि C6H6 भी हमारा क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड अच्छा है। और वो पिछले केस में हमने नॉन पोलर का ClCl का एग्जांपल दिया था, लाइक ठीक है, दिस इज वन एग्जांपल। नाउ इसी से मिलता जुलता एग्जांपल आप एक और देख सकते हैं, ठीक है। सर हाँ बोलिए। सर आपने C6H6 लिखा है हाँ और ये नॉन पोलर है, उसमें आपने क्या लिखा है, इंस्टेंटेनियस वो क्यों हाँ, जो लिखा है? फिफ्थ केस था हमारा उसमें इंस्टेंटेनियस आयन इंड्यूस्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। सिमिलरली ये केस आप लोग देख सकते हैं C2H5OH और CCl4, ठीक है। तो दिस विल बी एग्जैक्टली लाइक योर सेकंड वन। ये भी हमारा क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है, जैसे बेंजीन ऊपर था। और अगेन ये भी क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, तो ये सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा, ये अगेन हमारा फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएगा। और यहाँ पे जो इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा C2H5OH और CCl4 के बीच, दैट विल बी फोर्थ वन, ठीक है। तो अगेन आप लोग समझ सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू शो पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हटाएं इसको। यस सर। सर एक ये है डाउट है मतलब ये जो एक हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन बॉन्ड और जो बॉन्ड था मतलब इंटरेक्शन था सॉरी, वो दोनों मतलब दोनों ही वीकर है तो इधर सॉरी स्ट्रॉन्गर है किस केस में? थर्ड केस से। थर्ड केस में क्या, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है? जो सर इधर एच बॉन्ड है और नॉन पोलर सॉरी हाँ एच बॉन्ड है और जो नॉन पोलर इंटरेक्शन हो रहा है तो ये ये वाला? दोनों मतलब रिएक्टेंट साइड में मतलब दोनों वीक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड किए हुए हैं। नहीं नहीं, ये वाला स्ट्रॉन्गर है, ये तो नॉन पोलर है ना दिस, तो ये तो हम्म। सबसे वीक होता है। इन दोनों में से कोई भी एक अगर स्ट्रांग हो तो हमारा पॉजिटिव डेविएशन होता है, ठीक है। हम्म। मतलब एक एक वीक होने से भी चलेगा इधर। हाँ, दूसरा ये वाला हमारा वीक हो, वीकेस्ट हो, इनफैक्ट ये वाला तो हमारा वीकेस्ट है ना, फिफ्थ वाला जो हाँ था हाँ वो हाँ सबसे कम था। एक भी हाँ लेकिन अगर मतलब इससे स्ट्रांग हो तो फिर पॉजिटिव। हाँ वही डाउट था मतलब दोनों ही स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक, तो फिर हम लोग फिर शीट्स डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में। अब तो और कुछ रखा नहीं, एक मिनट, तो हम वो शीट्स निकाल लेते हैं। सब लोगों ने शीट कर लिया है? हेलो,
कल हमने बोला था जिनको जो डाउट्स है वो डाउट्स भेजने के लिए, बस वैष्णवी ने रिप्लाई किया। स्क्रीन दिख रहा है सबको? हेलो? हाँ सर। Yes, sir. तो इसमें आप देखिए बहुत सारे लोगों का सबमिशन बचा हुआ है। जैसे अविंशु, आपका बहुत सारा बचा है, आपने अभी तक एक भी कुछ भी सबमिट नहीं किया है। आप कब तक करेंगे? हेलो अविंशु? अविंशु यू आर देयर? सर हो जाएगा सर, मतलब भेज दूंगा सर। अभी तक एक भी आपका नहीं आया, मतलब ऐसा क्यों? हाँ, देखिए अगर आप शीट सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर क्लास में अटेंड करने से सिर्फ नहीं होता है ना। एक एक टॉपिक के पीछे आपको पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करके स्पीड एक्यूरेसी सब पे काम करना होता है। ये कोई आईआईटी जेईई कोई छोटा एग्जाम नहीं है, ठीक है? और कौन लोग हैं? ओके, तो इसी का तो ठीक है। अभिनव इज देयर? हेलो अभिनव, आर यू देयर? देन अमीशा, आपका भी शीट पेंडिंग है, आपने अभी तक सबमिट नहीं किया। हेलो अमीशा, यू आर देयर? Yes, sir. तो कब तक होगा सबमिशन? दिस इज नॉट गुड। अगर आप असाइनमेंट पे सबमिट नहीं करेंगे देन फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई विल टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन। मयूक, मयूक इज देयर? मयूक इज नॉट देयर। चलो ठीक है, तो जिनका भी असाइनमेंट पेंडिंग है आप लोग जल्दी से जल्दी सबमिट करो, ठीक है? क्वेश्चंस करते हैं। बताओ कौन सा क्वेश्चन डाउट है? सेक्शन डी तक कर लिया था आई थिंक लास्ट टाइम हम लोगों ने, है ना? सेक्शन ई, फ्रॉम E1 टू E5 कुछ डाउट है? बोलो और को नहीं है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 टू 13 कुछ डाउट है? हेलो? नो सर। नो। Sir, 12. 12 नंबर डाउट है। आप वैष्णवी बोल रही हैं क्या? हेलो? नहीं सर। No, sir. 12 नंबर किसको डाउट है? Sir, Amisha. E12, a solute undergoes reversible trimerization when dissolved in a certain solvent. तो बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हम इस साइड सॉल्व कर रहे हैं इसको। हमारे पास सॉल्यूट है S, ठीक है, और वो क्या कर रहा है? ट्राइमराइज कर रहा है, मतलब एक से 1/3 बन रहा है, ठीक है, लाइक दिस। इस तरह से हमारा कुछ रिएक्शन होगा। And the boiling point elevation of 1.1 molar solution is found to be identical with अच्छा, तो लेट अस से t is equal to 0 पे हमने इसका क्या लिया? 1 मोल लिया और इसका 0 मोल था हमारे पास, ठीक है। t इक्वल टू क्या होगा? ये कुछ पोर्शन में ये क्या करेगा? डिसोसिएट करेगा। तो 1 माइनस अल्फा हमारे पास बचा है, मतलब अल्फा मोल ये क्या कर चुका है? ट्राइमराइज कर चुका है। तो इसके 1 मोल से इसका 1/3 बनता है, तो इसके अल्फा मोल से इसका कितना? अल्फा बाई 3 मोल बनेगा, ठीक है। तो फिर आप इसका वन टॉप फैक्टर निकाल सकते हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस
अल्फा बाई 3, ठीक है। तो दिस विल बी 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3, ठीक है। सिमिलरली अब इसके बारे में क्या कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। अच्छा, तो डेल्टा टी भी जो हमारा होता है दैट इज आई इंटू के बी इंटू एम, ठीक है। तो मोलैरिटी हमारी दी हुई है 0.1 और आई की वैल्यू हमने निकाली 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3, ठीक है, के बी जो भी हो, ठीक है। फिर सेकंड केस में क्या रहा है, आइडेंटिकल टू एलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.08 मोल व्हिच आइडर। अच्छा, तो सेकंड केस में हमारा डेल्टा टी भी क्या है, अगर ये एसोसिएट डिसोसिएट नहीं हो रहा है तो आई की वैल्यू इसके लिए 1 हो जाएगी, ठीक है। अगेन सेम फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, केबी की वैल्यू केबी, एम की वैल्यू कितनी, एम की वैल्यू 0.08, ठीक है। और इस दोनों की वैल्यू सेम है तो इन दोनों को आप फिर इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेट करने से आ जाएगा 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3 इज इक्वल टू 8 बाई 10, इज इक्वल टू 4 बाई 5। तो मतलब 2 अल्फा बाई 3 हमारा क्या है, 1 बाई 5, मतलब अल्फा बाई 3 हमारा क्या है, 3 बाई 10, सॉरी, अल्फा अल्फा हमारा क्या है, 3 बाई 10, ठीक है। तो परसेंटेज के टर्म्स में अल्फा इज इक्वल टू 30%, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आपको हमेशा? तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Any other doubt till question number 13? अच्छा E13, हाँ बोलो। सर Sir, the 13 13th one. 13, ओके। तो इसको क्लियर करें, हम नोट कर लिया, बस आई नीड स्पेस, ठीक है। तो नोट कर लिया सबने, हटाए इसको। हेलो, Yes, sir. then next question is question number 13. क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारे पास, सॉल्यूट, अच्छा नहीं, 13 बेरियम आयंस फॉर्म एन आयनिक कॉम्प्लेक्स, द कॉम्प्लेक्स इज सपोज्ड टू बी 70% ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू 4 इन अकॉर्डिंग। अच्छा, ओके। कोऑर्डिनेशन नंबर पता है सबको क्या होता है? हाँ, आप लोगों को 12th में ही एक चैप्टर पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हमारा कुछ कुछ आप इस टाइप के कंपाउंड्स देखे होंगे, ठीक है, जिसमें कुछ एक मेटल होता है, कुछ एक इस तरह से अनायन होते हैं, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह होता है। इस तरह का कुछ देखा है आपने? बोलो अल्को, हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोबाल्ट के साथ हमने कुछ ऐसा ही किया, ठीक है। तो ये जो हमारा वैल्यू होता है, दिस इज ओनली योर कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब ये हमारा जो सेंट्रल मेटल है वो कितने लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है, कितने अनायन, ये जो चीज है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड, ठीक है। ये जो हमारा चीज होता है इसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड, ये जो हमारा चीज है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये जो हमारा मेटल है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एटम, ठीक है। जनरली सेंट्रल एटम जो हमारा होता है वो डी ब्लॉक का हम लोग लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है उसका स्ट्रक्चर नहीं दिया है, हम लोग को कोऑर्डिनेशन नंबर उसका पूछना है और उसके बारे में कुछ कुछ फंडा दिया है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंट्रल एटम हमारा क्या होगा, कोबाल्ट होगा, ठीक है, क्योंकि कोबाल्ट हमारा डी ब्लॉक का है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अपने को पता नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमने x मान लिया, ठीक है। तो कोबाल्ट और इसका जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बना, ये जो बक्से के अंदर होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अब इस पे चार्ज कितना होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोबाल्ट पे कितना चार्ज होता है, +2, Cn पे कितना चार्ज होगा, -x, ठीक है। ओवरऑल इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, +2 -x। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो और यस सर। यस सर। हाँ, और इसके साथ इसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए बगल में हमारे पास दूसरा कटायन है दैट इज Ba+2, ठीक है। तो Ba+2 और ये x-2 में क्या रिलेशन होगा, जितना इधर पॉजिटिव चार्ज होगा अपने पास Ba+2 के पास, उतना ही ज्यादा इधर क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, ताकि हमारा मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या बने, न्यूट्रल बने। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
मतलब यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा, लेट अस से BaY COCnX, ये हमारा कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है। तो हम लोग इस पे देख सकते हैं नेट कैटायनिक चार्ज कितना होगा, दिस इज +2y, ठीक है। और इस पे नेट अनायनिक चार्ज कितना होगा, x-2, ठीक है। तो एक रिलेशन आ गया हमारे पास x और y में। ये इक्वेशन क्लियर है सबको? बोलो वाल को। यस सर। बेरियम हमने y मोल्स ले लिए, तो बेरियम पे +2y हो गया चार्ज हमारे पास, और इस पे हमारे पास +x-2 था, तो +x-2 को हम लोग -(x-2) भी लिख सकते हैं। +2 - x को -(x-2), जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो इससे हमने इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब लेट अस से ये कंपाउंड हमारा पानी में जाके टूटता है, ठीक है। तो हमारे ये कॉम्प्लेक्स है BaY बक्से के अंदर OCn। एक मिनट, तो या फिर हम लोग इसको और कैसे कर सकते हैं, y और x को हम लोग एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स हमारा ये हमारा कटायन है, और अनायनिक पोर्शन हमारा ये है COCnX, इस पे नेट चार्ज है हमारे पास -(x-2). तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये चीज हमारा हो जाएगा BA x-2 COCnX2। ये जो समझ में आया सबको? बोलो वाल को। हाँ सर। तो इसको जब आप पानी में डालो तो ये x-2 मोल्स आपको क्या देगा, Ba+2, ठीक है, प्लस 2 मोल आपको क्या देगा, COCnX, जो भी इसमें नेट नेगेटिव चार्ज हो -(x-2). ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है। तो यहाँ पे x-2 आयंस आपको इसके मिल गए, और इसके आपको 2 आयंस मिल गए, ठीक है। ओके, अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं, ये जो क्वेश्चन में जो डेटा है उसको समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इनिशियली लेट अस से t = 0 पे आपने क्या किया, इसका लेट अस से 1 मोल लिया, ठीक है, दिस इज t = 0, और t = 0 पे ये हमारे पास 0 होगा, ये हमारे पास 0 होगा, ठीक है। फिर t जब फाइनल हो तो ये हमारे पास लेट अस से 1 - x मोल से कंज्यूम होगा, तो इसके 1 मोल से इसका x-2 बोलता है, तो इसके नहीं x नहीं लिखता, चलो अल्फा लिखते हैं, ठीक है, अल्फा से अच्छा लगता है। So this will be x-2 into alpha and this will be 2 alpha, ठीक है। तो इसका जो वन टॉप फैक्टर होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस x-2 into alpha. Is it clear to everybody? समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। Sir, can you repeat this part? हाँ, ओके। एक मिनट, मेरे को लगता है थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो हम इसको थोड़ा मिनिमाइज, ठीक है। इस पार्ट को हम थोड़ा अच्छे से फिक्स कर दें। तो हमारे पास इधर आयन क्या है, पहला आयन हमारे पास है Ba(x-2) COCnX, ठीक है। ये टूटेगा x-2 मोल्स ऑफ Ba+2 आयंस में प्लस 2 मोल्स ऑफ ये जो बक्से के अंदर है, ठीक है। बक्से के अंदर को हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? इसके ऊपर चार्ज होगा -(x-2) और बक्से के अंदर जो भी है, ठीक है, बक्से के अंदर जो है उसको कुछ लिख दो, उसको हाथी लिख दो, ओके। तो t = 0 को आपने क्या लिया, इसका 1 मोल लिया, इसका 0 मोल लिया, इसका 0 मोल लिया, ठीक है। t जब फाइनल रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो ये 1 - अल्फा मोल ये कंज्यूम मोल, इसके 1 मोल से इसका x-2 मोल बनता है, तो इसके अल्फा मोल से इसका कितना बनेगा, x-2 into अल्फा, ठीक है।
और Yes, इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बनता है हाथी का, तो इसके अल्फा मोल से हाथी कितना बनेगा, 2 अल्फा 2 मोल। alpha. वन टॉप फैक्टर फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधे सबको ऐड कर सकते हैं, तो 1 माइनस अल्फा प्लस x माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस 2 अल्फा। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो फिर आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा, 2 अल्फा से 2 अल्फा कर दिया, तो 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके। यस सर। अब क्वेश्चन में हम इसका डेटा देखते हैं। क्वेश्चन में क्या था, इसकी वैल्यूज कुछ दी हुई थी ना, क्या वैल्यूज थी, वन टॉप फैक्टर की वैल्यू है 4 और अल्फा की वैल्यू है 75%, मतलब 3/4। ठीक है, तो बस हो गया। वन टॉप फैक्टर की वैल्यू आपके पास है 4, तो मतलब वन टॉप फैक्टर की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 3/4, 3/4 प्लस एक्स इंटू 3/4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 और 3। तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए यहाँ से, देखो आपको ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 3/4 दैट इज 15/4। 3 से ये 3 बार में कटेगा तो x इक्वल टू 5। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। x आपका था क्या, x हमने कोऑर्डिनेशन नंबर को ही x माना था। ठीक है, x इज इक्वल टू 5, दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया ना सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। जल्दी से नोट करो फिर हम लोग हटाते हैं। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। क्लियर करें इसको? बोलो वाल को, हाँ ना कुछ हटाए। ओके सर। ओके, फिर अगला क्वेश्चन बताओ वाल को। 14 तक हो गया ना, फिर 15 डाउट नहीं होगा आई थिंक। सेक्शन एफ, सेक्शन एफ क्वेश्चन नंबर 1 to 7, कुछ डाउट है? नहीं है, आगे बढ़े। नो सर। क्वेश्चन नंबर 8 to 14, सर 11, 10। क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। pressure of pure benzene is this is pressure of solution solute in at the same temperature is this. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन हमारे पास है, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट प्योर बेंजीन और मोलैलिटी निकालनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर F10। तो जो हमारे पास मिक्सचर होगा उसका जो वेपर प्रेशर होगा, P ऑफ मिक्सचर, दैट कैन बी कंसीडर्ड एज मोल फ्रैक्शन ऑफ जो हमारा क्या है सॉल्वेंट है, इनटू P नॉट ऑफ दैट सॉल्वेंट। ठीक है, P नॉट मतलब प्योर सॉल्वेंट का जो होगा यहाँ पे। फिर अब इसकी वैल्यूज हम लोग पुट कर सकते हैं। मिक्सचर का आपको वेपर प्रेशर दिया है यहाँ पे, कितना दिया है, 631, 631.7। दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू हमारा जो ये दैट इज 639.7। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास आ गया 6317 अपॉन 6397। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट आ गया। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में आपको इसकी मोलैलिटी बतानी है। ठीक है, मोलैलिटी बतानी है।
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आप निकाल सकते हैं, दैट विल बी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 80/6397, ठीक है। अब आप इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं, x ऑफ सोल्यूट अपॉन x ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, दैट इज नथिंग बट 80/6317, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है दैट इज ओनली योर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे सॉल्यूट के होंगे अपॉन नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे सॉल्वेंट के होंगे, ठीक है, दैट विल बी 80/6317, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि 80 मोल्स ऑफ solute is present in so 80 moles of solute is present in कितना 600 sorry 6317 moles of जो भी हमारे पास सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या है? बेंजीन है, बेंजीन है या वाटर है? सर बेंजीन। बेंजीन, ठीक है, ओके। तो हम लोग को मोलैलिटी निकालनी है बेसिकली। तो मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ आवर सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 80 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 6317 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। 6317 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मतलब उसको अगर उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, बेंजीन के मॉलिक्यूलर वेट से, दैट इज 78। तो इतने ग्राम सॉल्वेंट के अंदर हमारे पास है, ठीक है। तो इतने ग्राम के अंदर 80 मोल्स है, तो फिर 1000 ग्राम के अंदर कितना होगा? 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर हमारे मोल्स कितने होंगे सॉल्यूट के? दैट विल बी योर मोलैलिटी, ठीक है। तो इससे फिर यस सर। आंसर आ जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। तो इसको फिर जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर नोट कर लिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन नंबर दिस इज योर F10, ठीक है। ओके, देन सेक्शन F में और कुछ डाउट? बोलो और को सेक्शन नो F सर। में। ओके, सेक्शन G। सेक्शन G में कुछ डाउट? Sir, F11, can you tell once? Vapor pressure of water is this, calculate vapor pressure of 5 molar solute. Okay, this will be question number 11. तो 5 मोलर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा? मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि रॉल्ड्स लॉ में मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शन आता है। तो 5 मोल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है 0.5 मोल हमारे पास क्या है? सॉल्यूट इन 1000 ग्राम वाटर। वाटर ही है ना? हाँ वाटर है। In other words, this can be written as 0.5 mole solute is present in कितने moles of water? 1000 upon 18, 55.5। हाँ, of water. This is 55.5 moles of water. तो mole fraction of solute हम लोग कैसे निकाल देंगे? Moles of solute upon total number of moles. 0.5 upon 0.5 plus 55.5. ठीक है, अब आ जाएगा। हेलो ओइशी, आपने पूछा था? हेलो हेलो ओइशी, Yes, sir. आपने पूछा था ये डाउट? Yes, sir. क्लियर है आपको? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन जी में किसी को डाउट है? ओके, आई एम क्लियरिंग दिस। सेक्शन जी,
जी में कुछ डाउट नहीं है? सेक्शन एच में, एच में भी डाउट नहीं है। ओके, सेक्शन आई, आई तो शायद आप लोगों ने नहीं किया होगा, शायद हेनरीज लॉ पे बेस्ड है, हेनरी लॉ और आर पढ़ा भी आपने, तो अभी आप लोग एक्सरसाइज 2, किसी को कुछ डाउट? देखो आप लोगों के सबमिशन अभी तक बहुत लोगों के आए नहीं है, सब जल्दी से करो, ठीक है। दिस इज योर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2 में कुछ डाउट है किसी को? So question 4. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यहाँ पे 0.2 मोलर दिस वेयर डाइमोल 400, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में ACOH लिखते हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये चीज हमारा डाइमर बना रहा है, ACOH होल 2 बनाएगा हाफ मोल, ठीक है। तो अगेन सेम काम करेंगे, T इक्वल टू 0 पे इसके हमने 1 मोल लिए, ये हमारे पास 0 होगा। T इक्वल टू जब रिएक्शन हमारा फाइनल हो जाए तो ये 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा बाई 2, तो इसका वन टॉप फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, दैट इज 1 माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। इसके डाइमराइजेशन का एक्सटेंट दिया है 100%, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसको आप इसमें पुट करो तो वन टॉप फैक्टर हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2, दैट इज 1 बाई 2, ठीक है। तो आइसोटोनिक, अच्छा मतलब इसका कुछ रिलेशन आपको इसके साथ निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ। तो आई पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी आर टी, आई की वैल्यू हाफ हो गई, सी की वैल्यू 2 मोलर दी हुई है इंटू आर टी, ठीक है। तो दिस विल बी जस्ट आर टी, ठीक है। सेकेंड केस में इसने क्या किया, सेकेंड केस में इसने KCl लिया, ठीक है। इस साइड हम कर रहे हैं, KCl हमारा कैसे टूटेगा, K प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। T इक्वल टू 0 पे 1 0 0, T इक्वल टू फाइनल कह रहा है इट आयनाइजेस 100%, मतलब ये पूरा खत्म हो जाएगा और ये कितना बचेगा हमारे पास, 1 मोल 1 मोल, तो वन ऑफ फैक्टर इस केस में क्या हो गया 2, ठीक है। और पाई की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी, ठीक है। तो आई की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 0.5 दी हुई है इंटू आर इंटू टी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आर टी, ठीक है। तो दोनों केस में हम देख रहे हैं क्या आ रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आ रहा है, तो द सॉल्यूशन विल बी आइसोटोनिक। इज इट क्लियर? Yes, sir. Any other doubt in section B? नहीं है, आगे बढ़े। ओके देन So question 20. after dissolving the outer shell after dissolving the outer shell of an egg in acetic acid, is put in distilled water. क्या कर रहे हैं? एक को हमने क्या किया, पहले एसिटिक एसिड में डाला, फिर उसको डिस्टिल्ड वाटर में डाला, तो साइज अंडे के अंदर होता क्या है, किसी को पता है? बायोलॉजी, बायोलॉजी किसी ने पढ़ा है? एसिटिक एसिड होता है क्या अंदर में? अंडे के अंदर एसिटिक एसिड तो नहीं होना चाहिए। सर वो शेल के नीचे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है ना, अच्छा, वो शेल को डिसॉल्व किया एसिटिक एसिड की वजह से, और वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक रहेगा। हाँ फिर और सॉल्यूशन में डालने से साइज बढ़ जाएगा एग का। साइज बढ़ना क्यों चाहिए, मतलब साइज बढ़ रहा है मतलब बाहर से कुछ अंदर जाएगा। हाँ हाँ, हाँ तो क्यों अंदर जा रहा है कुछ? अंदर क्योंकि मतलब सॉल्वेंट का डेफिशिएंसी है इसलिए। अच्छा हाँ, प्योर वाटर में हमने डाला और उसके अंदर कुछ मतलब सॉल्यूशन है, ठीक है। और यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है।
और अंदर में हमारे पास वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो बाहर से वाटर अंदर जाएगा और सेल शेल करता है। अच्छा, मेरे को ये पता नहीं था सेमी परमेबल। सर पहले जो एसिटिक एसिड में डालेंगे तब क्या होगा? हाँ, तो क्या होना चाहिए? एसिटिक एसिड इसका आई थिंक बाहर वाला जो कवर है उसको तोड़ता है शायद। इसका जो आउटर मोस्ट कवर होता है वो कुछ कार्बोनेट का होता है शायद, जहाँ तक मेरे को पता है। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, लेकिन शेल का जो बाहर का हिस्सा होता है वो कार्बोनेट का होता है। इसको जब आप एसिड में डालो तो ये टूट जाता है ये शेल। पता नहीं आप लोग में से किसी के घर पे कुछ पता नहीं, हम तो वेजिटेरियन है, मेरे को पता नहीं। ऐसा आपने किया है क्या कभी? डाल के देखा है अंडे को उसके अंदर? बट सर एग शेल्स तो पोरस होता है। एग शेल पोरस होता है? पता नहीं, मेरे को बिल्कुल भी तो ये आइडिया नहीं शायद है। से बॉइल्ड एग के बारे में बात हो रहा है ना? पता नहीं, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है एग हाँ, शेल तभी का। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आएगा। अच्छा। एसिटिक एसिड शेल को डिसॉल्व कर देगा। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है शेल। हाँ हाँ हाँ, वही मेरे को भी लग रहा है। ये जो लेकिन सर अगर बॉइल्ड नहीं हुआ तो वो तो पोरस भी है, फिर भी तो अंदर जा सकता है। बॉइल्ड एसिड, नहीं होगा तो साइज कैसे बढ़ेगा? मेरे को आइडिया नहीं है इसका बॉइल्ड एग क्या होता है और फिर कच्चा एग क्या होता है। ठीक है, आप मैम से पूछना, बायोलॉजी की जो मैम है। ठीक है, जहाँ तक केमिस्ट्री का बात है तो केमिस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल है। जो ऑस्मोसिस होता है दैट इज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट टू लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर इसमें अंदर, जैसा भाव्य बता रही थी कि अंदर में अगर इसके सॉल्वेंट सॉल्यूशन है हमारा, इसको अगर हम प्योर सॉल्वेंट में डालेंगे तो सॉल्वेंट हमारा अंदर जाएगा। ठीक है, और ये फूल जाएगा। अब ये एसिटिक एसिड क्या कर रहा है अंडे पे और बॉइल्ड एग है ये क्या, वो मैम से पूछना। ठीक है, वो ज़्यादा आइडिया के बारे में। ओके, और कुछ क्वेश्चन? क्वेश्चन 42। सर हाँ बोलो, 42 के पहले कुछ? हाँ सर। हाँ बोलो। सर 16। Solubility curves for ionic salt XYZ are given in this. चलो 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 में आपका थोड़ा सा हमको लग रहा है ली चैटलियर प्रिंसिपल लगेगा। ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल याद है आप लोग को? सॉरी, इक्विलिब्रियम में हाँ हम सर। लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे डिसोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, डिसोल्यूशन बोले तो जैसे हमारे पास x है, हम x जनरल ले रहे हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड, ए ले लो चलो। ठीक, ए को जब हम डिसॉल्व करेंगे इसका मतलब क्या है कि ए हमारा सॉलिड फेज से क्या हो रहा है, एक्वस फेज में चला जाएगा। ठीक है, सॉलिड फेज टू एक्वस फेज ये जा रहा है, और उसके साथ इसका क्या दिया है, हीट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन जीरो। ठीक है, हीट ऑफ सॉल्यूशन लेस देन जीरो है मतलब हमारा रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, मतलब यहाँ से हीट रिलीज हो रहा है। okay. तो अगर हम इसको टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है, जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में फेवर करता है, अपने इंडोथर्मिक साइड पे रिएक्शन क्या होता है, प्रोसीड करता है। इंडोथर्मिक साइड। ठीक है, इंडोथर्मिक साइड पे क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मतलब सिस्टम को क्या दे रहे हैं हम, हीट दे रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में बढ़ेगा कि वो हीट जो है सो कंज्यूम हो। ठीक है, तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा जो ये x को छोड़ के जो बाकी तीन है, ठीक है, w, y और z, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, और x हमारा क्या है, x के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, इसका क्या मतलब है, मतलब रिएक्शन हमारा ये वाला जो रिएक्शन है दिस इज प्रोसीडिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और solubility कम हो रही है मतलब this reaction is not proceeding much in the forward direction।
तो इस केस में क्या होगा, हमने बताया टेम्परेचर, ये रिएक्शन चूंकि हमारा एक्सोथर्मिक है, तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो मतलब बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये रिएक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ऐसा हमारे एक्स के साथ ही हो रहा है, तो दैट विल बी आवर आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो ये ली चैटलियर प्रिंसिपल आपको याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक साइड फेवर होता है। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट वाज 42। 42 के पहले और किसी को कुछ डाउट है? सर थोड़ा वेट कर सकते? सर 36। इसको क्लियर करें। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 36। What will be the molecular weight of CaCl2? What will the molecular weight of CaCl2? Determine its active solution experimentally from the depression in freezing point. Molecular weight of CaCl2. Chandan, what you are getting slimmer day by day. You are getting slimmer day by day. No. He is getting slimmer day by day. Just, I am just joking. Because I am learning a new sentence. Yes. No. Getting slimmer. No. ओके, यहाँ पे जो क्या होगा आपका CaCl2 हमारा, दिस इज गोइंग टू ब्रेक। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर। तो हमारा जो CaCl2 है, सो दिस इज योर CaCl2। ये पानी में जाके क्या करेगा, Ca+2 आयंस और 2 Cl- आयंस में टूट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वन ऑफ फैक्टर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, तो अगर इसको हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से करें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से अपन क्या करेंगे, डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू क्या होता है, KF इंटू M। और वन ऑफ फैक्टर की हमारी डेफिनेशन क्या होती है, वन ऑफ फैक्टर इज नथिंग बट जो हम लोग थ्योरेटिकल वैल्यू एक्सपेक्ट करते हैं अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू अपॉन ऑब्जर्व्ड अपॉन theoretical upon observed, theoretical upon observed होता है ना, आई की वैल्यू अगर ऑब्जर्व नहीं नहीं ऑब्जर्व्ड अपॉन वैल्यू। This is observed value, theoretical value। तो
यहाँ पे मोलैरिटी जो होती है दैट इज जो गिवन मास है अपॉन इसका जो मोलर मास होगा, ठीक है। सेम थिंग, गिवन मास अपॉन इसका मोलर मास। तो चूंकि इसकी आई की वैल्यू क्या है 3 है, तो मोलर मास जो थ्योरेटिकल होगा दिस विल बी 1 अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व अपॉन 1 अपॉन मोलर मास theoretical. So this can be molar mass theoretical upon molar mass observed. Okay, तो मोलर मास हमारा जो ऑब्जर्व होगा दैट विल बी मोलर मास theoretical divided by 3, ठीक है। दैट विल बी लेस देन। आंसर बी है, चेक करो तो एक बार। इसका आंसर सर 36 बी है। ओके, क्लियर है ये चीज? सर एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? हमने क्या बताया, वांट ऑफ फैक्टर जो हमारा होता है उसका डेफिनेशन यही होता है कि दैट इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग जो देखते हैं, है ना। जैसे मे बी आप वो ले लें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हमारा जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर है या फिर रॉल्ड्स लॉ में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो जो भी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है अपॉन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दैट इज द डेफिनेशन ऑफ योर आई वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो हमने बस उसी डेफिनेशन में इसको पुट कर दिया, हमारा जो ये चीज है। और अब हम यहाँ पे देख सकते हैं मोलैरिटी को हम लोग लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। अब बाकी सब फैक्टर तो दोनों में सेम ही होगा, Km सेम ही है, Tf सेम ही है, ठीक है। और गिवन मास दोनों में सेम होगा। तो मोलर मास, ये इसको हम लोग फिर ऊपर ले गए, तो मोलर मास थ्योरेटिकल अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व, ठीक है। तो मोलर मास जो ऑब्जर्व्ड है दैट इज मोलर मास थ्योरेटिकल अपॉन 3, ठीक है। तो मोलर मास कम हो गया, मतलब हमारा, समझ में आया? हेलो हेलो, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? हाँ बोलो। सर वो सेकंड स्टेप में आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ये आई का जो डेफिनेशन है, हाँ। यस सर। तो देखो, जैसे हम लोग NaCl लेते हैं, ठीक है। तो NaCl अगर पानी में जाके ब्रेक नहीं करे, ठीक है, ये NaCl हमारा एक ही एंटिटी की तरह है, ठीक है। तो जो हमारा डेल्टा TF होगा दैट विल बी KF into M। इज इट क्लियर? यस सर। लेकिन हमारा NaCl पानी में जाने के बाद क्या होता है, ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। तो अब हमारा जो डेल्टा TF है दैट इज 2 into KF into M। इज इट क्लियर? और ये 2 यस सर। हमारा, इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं दैट इज वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो इसको हमने डिफाइन कर दिया ना, दिस इज आई इज जो हमारा ऑब्जर्व्ड है डेल्टा TF जो हम लोग को नेचर में दिख रहा है, ठीक है। ये जो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, और ये जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट कि ये टूटेगा नहीं, और फिर जो वैल्यू आएगी दैट इज KF into M। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो इस दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो 2 will be observed value upon a theoretical value। अब समझ में आया? हाँ सर। वो इसको क्लियर करें? यस सर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42। Sir, हाँ बोलो। sir, can you tell the 24th question once?